दिस इज मी ऋषि श्रीवास्तव अगेन। और आप सभी लोगों का स्वागत है शिक्षा स्थलीय प्लेस फॉर लर्निंग पर। दोस्तों, आज का जो सेशन है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करेगा आपकी तैयारी में। और ये सेशन बिलोंग करता है जीएस का, जीएस में भी हिस्ट्री का और हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री का। आप सभी लोग जानते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी तैयारी के लिए। देखिए, जीएस तो अथाह समुद्र है, आप लोग कितना भी पढ़ते रहिए और आप लोग पढ़ते ही जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि आप लोग देखते होंगे कि कभी कभी जिसमें जीएस आती है, खासकर वनडे एग्जामिनेशन की मैं बात करूंगा यहाँ पर, कि वनडे एग्जामिनेशन में जीएस आती है तो आपका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से अगर रह जाता है तो क्या आपको बताता है कि आपकी तैयारी में कुछ छोटा मोटा एक कमियां थी जिनको आप अगर दूर कर लेते, है ना। रेस्ट ऑफ दी आप अगर फैक्टर्स को हटा के मैं बात कर रहा हूँ एग्जामिनेशन के, तो आप अगर अपनी तैयारी में थोड़ा सा कुछ स्मार्ट वे आप दिखा लेते तो आप लोग सक्सेस हो पा सकते थे। उसी में मैं एक छोटा सा अपना प्रयास दे रहा हूं कि ये जो छोटे छोटे लूप होल्स रह जाते हैं ना, इनको आप फिल कैसे करेंगे। तो देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है गवर्नर एंड गवर्नर जनरल। इसको पढ़ के आप लोगों को काफी क्वेश्चंस की पकड़ मजबूत होगी और जो मॉडर्न हिस्ट्री में जो समझ होती है ना, वो भी बनेगी मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। और बाकी आप लोग अपने कमेंट और व्यूज के माध्यम से मुझे बताएंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं गवर्नर एंड गवर्नर जनरल। और हाँ, दिस सेशन इज स्ट्रिक्टली इन हिंदी ओनली। इफ यू वांट इन इंग्लिश देन प्लीज कमेंट मी, आई विल मेक सेपरेट वीडियो इन इंग्लिश। थैंक यू वेरी मच। सो फ्रेंड्स, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आना हुआ था यहाँ पर भारत में, उसके बाद से ब्रिटिश एम्पायर की नींव जो है काफी बढ़ती चली गई थी, या इसको कहिए कि काफी जो पकड़ थी मजबूत होती गई थी भारत पर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का आना हुआ और फिर ब्रिटिशर्स का दबदबा यहाँ पर बढ़ना चालू हुआ। तो आइए डिस्कस करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट जो हुई थी, स्थापना जो हुई थी, वो 1600 ईस्वी में हुई थी और ब्रिटेन में वहां की रानी ने की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में मैं आपको बता दूं कि एक प्राइवेट कंपनी थी। अब इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई क्यों थी, इसकी स्थापना क्यों की गई थी? देखिए, आपको पता है वास्को डिगामा सबसे पहले जो पुर्तगीज थे, पुर्तगाली थे, वो आए थे यहाँ पर। तो वो उनके द्वारा जब यहाँ से मसालों का व्यापार के बारे में देखा गया, वो काली मिर्च लेके गए थे अपने यहाँ, तो इसमें काफी मुनाफा हुआ। तो एक होड़ सी लग गई कि भारत से हम भी अगर व्यापार करने लगे, क्योंकि उस टाइम पर रास्ता मिल ही चुका था, तो सभी लोग ये चाहते थे कि भारत से अगर हम व्यापार करने लगे तो हमें काफी काफी मतलब नियर अबाउट 60 to 70 टाइम्स उन लोगों को फायदा होता था। तो इतना मुनाफा अगर मिलता है तो भाई कितना अच्छी बात है। तो ये एक होड़ सी लग गई थी। तो इसीलिए वहां की रानी ने एक अधिकार दिया एक प्राइवेट कंपनी को, जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था, उसको भेजा। अब उस टाइम भारत में कौन शासन कर रहा था? भारत में थे मुगल सम्राट जहांगीर। तो क्या हुआ कि शुरुआत में तो जहांगीर ने मना किया, लेकिन फिर जब देखा होगा कि भाई हमारा कुछ मुनाफा हो रहा है, तो उन्होंने इनको परमिशन दे दी। तब तक इन्होंने जो अपना उद्देश्य बताया, और रियली में जो इनका उद्देश्य था वो था केवल व्यापार करना। लेकिन क्या आप लोग बताइए, बात इनका केवल व्यापार करना उद्देश्य रहा था? नहीं, ये धीरे 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 इन्होंने अपने पैर बढ़ाने चालू किए और पूरा एक ब्रिटिश एम्पायर खड़ा कर दिया। तो ये ब्रिटिश एम्पायर खड़े करने वाले थे कौन? कौन थे? वो थे गवर्नर और गवर्नर जनरल और फिर वायसराय। लेकिन आज मैं भी केवल गवर्नर और गवर्नर जनरल को ही डिस्कस कर रहा हूं। ये ब्रिटिश एम्पायर को खड़े करने वाले वो लोग थे जिन्होंने अपनी पॉलिसीज, अपने एक्ट्स, अपनी योजनाओं और कुछ भी कहिए उनके माध्यम से भारत में ब्रिटिश जो तंत्र था उसको मजबूत किया। तो उनमें सबसे पहला नाम आपको दिख रहा है। हाँ, यहाँ पर हम लोग केवल इंपॉर्टेंट लोगों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे थे ऐसे तो 200 साल के में कार्यकाल में तो बहुत सारे लोग थे। लेकिन हमें जिनसे क्वेश्चंस आते हैं और जिनके माध्यम से अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, केवल उन पर फोकस करना है। तो सबसे पहला नाम आपको दिख रहा होगा रॉबर्ट क्लाइव, दूसरे वारेन हेस्टिंग्स, तीसरे कॉर्नवालिस, चौथे वेलेजली, फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स, फिर विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक के बारे में तो आप लोग अच्छा पढ़ते हैं ना, इन्होंने सती प्रथा का अंत किया राजा राम मोहन राय जी के साथ में, बहुत अच्छे थे ये, है ना। कोई भी इन्होंने ऐसा खराब सा रूल नहीं बनाया भारत के परिप्रेक्ष्य में। दूसरे अगले आते हैं फिर चार्ल्स मैटकॉफ, फिर आते हैं लॉर्ड डलहौजी, फिर आते हैं लॉर्ड कैनिंग। बेसिकली हमें इन सबको ही पढ़ना
है। आइए चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आप लोगों ने काफी बार पढ़ा भी होगा एक बेसिक लेवल पर कि प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध किसके साथ हुआ, क्या हुआ, कौन जीता कौन हारा, इस पर मैं न जाके सीधे आप लोगों को करता हूं कि प्लासी का युद्ध एक एक स्वागत दरवाजा था, जिसके माध्यम से, जिसके खुलने से अंग्रेजों का भारत और भारत के सबसे बड़े भूभाग बंगाल पर अधिकार पहली बार हो गया, और वो भी कैसा, राजनीतिक अधिकार। तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था, और इसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर पूर्ण रूप से अधिकार हो गया। अब वो वहां पर व्यापार के भी अधिकारी थे और राजनीतिक हस्तक्षेप भी कर चुके थे। और किसके नेतृत्व में किया था, वो किया था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव बेसिकली एक सेनापति थे, है ना, जो कि इनके सेना का संचालन कर रहे थे। कंपनी की तरफ से जो सेना भेजी गई थी उसका संचालन कर रहे थे। अब लेकिन कंपनी जब जीत गए ये, तो कंपनी का उद्देश्य अब क्या हो गया, अब उनका व्यापार नहीं रहा, अब वो व्यापार के साथ राजनीतिक हस्तक्षेप भी करने लगे। हमारे राजनीतिक जो अधिकार थे, जो भारतीयों के पास थे, या कहिए वहां के नवाबों के पास थे, उनसे अब उन्होंने छीन लिए और अपने पास रख लिए। आगे देखेंगे हम लोग कितने कुटिलता के साथ इन्होंने भारत में अपना प्रवेश किया। ईस्ट इंडिया कंपनी, अब देखिए, इतनी बड़ी कंपनी जब एस्टेब्लिशमेंट हो चुकी है, भारत में बन चुकी है और राजनीतिक अधिकार भी रख चुकी है, तो उसको चलाने के लिए भाई एक शासक भी चाहिए, उसको एक लगाम लगाने वाला भी चाहिए, नहीं तो अधिकारी सारे के सारे अपनी मनमानी करेंगे। तो उनके लिए कुछ अधिकारी और उनके प्रमुख की नियुक्ति की गई। वही प्रमुख जो होते थे ना, वही गवर्नर और गवर्नर जनरल बनते हैं। ठीक है, तो आइए इसके आगे चलते हैं हम लोग। तो आप देखिए, हेडिंग लगा रखी है प्रमुख अधिकारी एवं उनका समय। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि 1757 में देखिए बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध हुआ था। तो और जब कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट वहां बंगाल में राजनीतिक तौर पर हो चुका था कि अब इसको पॉलिटिकल राइट्स भी मिल चुके हैं, राजनीतिक अधिकार भी मिल चुके हैं, तो दोस्तों 1757 में फिर रॉबर्ट क्लाइव को ही बंगाल का प्रमुख बना दिया जाता है, और उस पोस्ट को नाम क्या दी जाती है, गवर्नर ऑफ बंगाल। तो पहला जो गवर्नर ऑफ बंगाल था वो रॉबर्ट क्लाइव ही था। तो अब मैं यहां पर इस बात को डिस्कस करता हूं कि 1757 से 1772 का जो टाइम पीरियड था ना, उसमें जो प्रमुख होते थे उनको गवर्नर ऑफ बंगाल कहा जाता था। अब बंगाल के बारे में एक खास बात है कि बंगाल जो आज का आपको पश्चिम बंगाल दिखता है, वो आज का पश्चिम बंगाल ना होके आज उसमें क्या क्या था, आज का पश्चिम बंगाल, आज का बांग्लादेश, जिसको पहले पूर्वी बंगाल बोलते थे, बिहार, उड़ीसा और असम का कुछ पार्ट, इतना बड़ा भूभाग था बंगाल। तो सोचिए, भारत में अंग्रेजों ने अपनी कितनी मजबूत पकड़ बना ली थी ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से। फिर उसके बाद आता है, क्योंकि सुधार लाए जाते हैं, धीरे धीरे सुधार लाने होते हैं, तो फिर एक रेगुलेटिंग एक्ट आया। उसके तहत अब गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। और ये जनरल क्यों जोड़ा गया, क्योंकि एक बंगाल प्रेसिडेंसी थी, एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी और एक मद्रास प्रेसिडेंसी थी। तो यहाँ के गवर्नर भी बनाए गए थे जब जैसे जैसे अधिकार होता गया। तो फ्रेंड्स, प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास, मद्रास की प्रेसिडेंसी का एक गवर्नर बना दिया गया 1773 में, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी का एक गवर्नर बना दिया गया, लेकिन उनके ऊपर एक हेड बना दिया गया जो कि बंगाल का गवर्नर था, उसको नाम दे दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो 1773 से ये 1832 तक का ये पीरियड जो था, उसमें गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा गया। और इसी के दौरान भारत में अंग्रेजों का या ब्रिटिशर्स का जो प्रभुत्व था बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। उसके बाद 1833 में चार्टर एक्ट आया 1833 का। उसमें फिर क्या कहा गया कि अब भारत के काफी भूभाग पर अंग्रेजों ने या ब्रिटिशर्स ने अधिकार कर लिया था। तो अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था, वो क्या कहलाने लगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और ये टाइम पीरियड था 1833 से 1857 तक का। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि 1857 तक का ये जो पीरियड था, ये गवर्नर और गवर्नर जनरल तक का चला। अब क्या हुआ, 1857 में आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से पढ़े होंगे कि 1857 की क्रांति आ गई थी। वास्तव में ये इतनी बड़ी क्रांति थी कि अगर ये सही से
अगर ये सही से चैनलाइज हो जाती, सही से इसका अगर क्रियान्वयन हो जाता ना, तो भारत 1857 में ही अंग्रेजों को खदेड़ देता। लेकिन उसके बहुत प्रमुख कारण थे, हम लोग अगले सेशंस में आगे जाकर डिस्कस करेंगे क्या ऐसा था 1857 की क्रांति का। आज का जो हमारा उद्देश्य है वो आप लोगों को एक परिचय कराना इन गवर्नर और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इन सभी से। तो 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ, आपको यहाँ पर मैं इतना तो मेंशन कर देता हूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अब अधिकार खत्म कर दिया गया। अब सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत पर जो अधिकार था उसको खत्म करके वहां की रानी ने संसद के माध्यम से भारत को जिसको उपनिवेश बोला जाता था, औपनिवेशिक देश बोला जाता था, उसको अपने अधिकार में ले लिया। अब जो भी भारत से संबंधित कार्यकलाप होंगे, जो भी कार्य करने होंगे, वो सब उनको कौन रूल करेगा, कौन गवर्न करेगा? रानी करेगी संसद के माध्यम से। तो 1858 से 1946 तक के कार्यकाल में जो भी प्रमुख रहे वायसराय, और वायसराय को बेसिकली एक मीडिएटर माना जाता था, मध्यस्थता के तौर पे इनको मध्यस्थ व्यक्ति के तौर पे रखा जाता था कि ये भारत के लोगों की बात ब्रिटेन की संसद में पहुंचाएंगे और ब्रिटेन की संसद से जो बात निकलेगी और वो भारत के लोगों तक लाएंगे। तो हालांकि ऐसा तो होता नहीं था कि ब्रिटेन की संसद से ही जो कुछ आता था भारत के लोगों की बात तो बहुत ही कम पहुंचती थी। उसी के खिलाफ तो काफ़ी क्रांतियां हुई हैं, आंदोलन हुए हैं, चाहे आप शांतिपूर्वक कहिए, चाहे क्रांति एक संघर्ष के तौर पे कहिए। तो वो सब तो चलिए बात की बात है। उसके बाद 1946 तक ये रहा वायसराय, फिर 47 से 50 तक का जो पीरियड है, ये बहुत जरूरी जानना है कि गवर्नर जनरल, फिर से भारत के प्रमुख को गवर्नर जनरल कहा गया। और 1950 में जब हमारा गणतंत्र दिवस मनाते हैं हम लोग, गणतंत्र हमारा पूरा बनके भारत तैयार हो गया, संविधान बनकर तैयार हो गया, तो तब से राष्ट्रपति कहने लगे हम लोग। तो आइए सबसे पहले जो हमारे गवर्नर रहे उनको हम डिस्कस करते हैं। वो थे रॉबर्ट क्लाइव। बेसिकली रॉबर्ट क्लाइव को मैंने बताया एक सेनापति था, सेना का संचालन कर रहा था। धीरे धीरे इसने जब अपनी कुशलता दिखाई, है ना, तो इसको अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बेसिकली कहिए, है ना, तो उन्होंने क्या बना दिया, इसको गवर्नर ऑफ बंगाल बना दिया। और इनका जो कार्यकाल रहा है ना, दो टर्म का रहा है, 1757 से 1760 तक, फिर 1765 से 1767 तक का रहा है। 1757 टू 60 एंड 1765 टू 67 रहा है। देखिए इन्होंने बेसिकली एक बहुत बड़ा काम किया। इन्होंने क्या किया, द्वैध शासन की स्थापना की है। एक मात्रा की कमी आप लोगों को दिख रही है, द्वैध शासन की स्थापना की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरकी सिस्टम की इन्होंने स्थापना की। ये क्या था, इतना इंपॉर्टेंट, आप लोग उनकी फेस भी देख लीजिए, है ना, तो किस तरीके से ये दिखते थे, काफी पिक्चर से क्लियर हो जाता है, आप लोगों को लर्न भी हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। तो इन्होंने क्या किया, एक तो भारत जो बंगाल का जो अधिकार था वो इन्होंने दो भागों में बांट दिया कि भाई बंगाल का जो नवाब था, आप लोगों को पता होगा, मीर कासिम को हरा के मीर जाफर को बनाया गया था प्लासी के युद्ध के बाद, तो जो कि पपेट था, कठपुतली था, ये कहा भी जाता है। तो बंगाल का नवाब जो था वो, भाई तुम अधिकारी हो, बंगाल के नवाब रहोगे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भू राजस्व और सैनिक संरक्षण का अधिकार रहेगा। अब बताइए, जब भू राजस्व है ना, जो कि सबसे बड़ा, क्योंकि भू कृषि आधारित भारत देश है, तो जो कि सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, उस पर अधिकार किसका हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का। सेना पर अधिकार किसका हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का। इसीलिए बंगाल के नवाब को एक पपेट, कठपुतली की तरह कहा जाने लगा। जैसा अंग्रेज चाहते थे, नचाते थे, ये वैसा नाचता था। तो द्वैध शासन की स्थापना थी कि बंगाल का नवाब भी अधिकारी है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी भी उस पर रूल करेगी। तो दो लोग लगाम लगाने वाले हो गए बंगाल के ऊपर। हालांकि बंगाल का नवाब क्या था, मेनली पपेट था। तो अधिकारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रमुख रॉबर्ट क्लाइव था, अधिकारी था, वही सब कुछ गवर्न करता था। लेकिन इसने, क्योंकि एक जो व्यवस्था ना बिगड़े, लोग एकदम से रिवोल्ट ना करें, उसके तहत ये बहुत कुटिल नीति चली। तो दोस्तों होपफुली आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि लंबा हो रहा है सेशन, ज्यादा लंबा नहीं करना है। छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से मैं आप लोगों को ये पूरा टॉपिक कवर करा दूंगा और अच्छी आप लोगों की पकड़ हो जाएगी।
ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे के नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2, पार्ट 3 और जितने भी पार्ट बनेंगे अच्छे से धीरे धीरे चलेंगे, आप लोगों को समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए थैंक यू। शिक्षा स्थली अ प्लेस फॉर लर्निंग पर आप सभी लोगों का स्वागत है और आप लोगों ने काफी अपना टाइम दिया, इसके लिए थैंक यू।